तो देखिए आप यहाँ पर ये हमारी ट्रांजैक्शन है। डेटर्स आपके 2,64,000 के दे रखे हैं। प्रोविज़न आपका 24,000 का ये मैंने माइनस कर दिया, आउटर में 2,40,000 आ गया। और 48,000 रुपीज़ ऑफ बुक डेट्स प्रूव्ड बेड। क्या हो गए? प्रूव्ड बेड, यानी कि ये बेड डेट्स हो गया। तो ये जो बुक डेट्स का दूसरा नाम होता है डेटर्स। क्या होता है बुक डेट्स का दूसरा नाम? डेटर्स। अब यहाँ देखिए, आपको ये प्रोविज़न तो अपना चला जाएगा क्रेडिट साइड में, रियलाइज, और ये डेटर्स जो है ये डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन ने कहा था आफ्टर वेरियस एसेट्स और लाइबिलिटीज़, ये सब हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। देखिए आपका कंसर्न ये 2,64,000 रुपये है, 2,64,000। आपके देनदार थे कितने के? 2,64,000 के आपके देनदार थे। कितने के देनदार थे आपके? 2,64,000 रुपीज़ के आपके देनदार थे, ठीक है। प्रोविज़न कितना है? 24,000। चलो प्रोविज़न हम रियलाइजेशन की क्रेडिट में दिखा देते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। नीचे बताया 48,000 ऑफ बुक डेट्स प्रूव्ड बेड, यानी कि 2,64,000 रुपये में से 48,000 के बुक डेट्स ऐसे थे प्रूव्ड बेड, यानी कि वो बुरे देनदार हो गए। ये याद रखिएगा, इस तरह की ट्रांजैक्शन काफ़ी एग्ज़ाम में आती है। और इसको समझने का तरीका ये है कि जब ये सेंटेंस होगा ना कि इतने के डेटर जो हैं प्रूव्ड बेड बुरे हो गए, तो इसका मतलब ये है इसे छोड़कर जो बाकी बचे वो रियलाइज़ हो गए। क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि डेटर्स रियलाइज़, क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि डेटर्स रियलाइज़। अब ज़रा सुनिए, आपके देनदार कितने हैं? 2,64,000 के आपके देनदार हैं। उन देनदारों में से 48,000 के जो आपके देनदार हैं, 2,64,000 रुपीज़ में से जो आपके देनदार हैं 48,000 के, वो बुरे देनदार हो गए। देनदार वो होते हैं जो हमें पैसा देते हैं, उनमें से 48,000 हमें बिल्कुल भी नहीं देंगे। जब हमारा 48,000 डूब गया तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि बाकी का पैसा हमें मिल गया। ये क्वेश्चन आपको बताएगा नहीं, ना लिखेगा डेटर्स रियलाइज़। जब इस तरीके की ट्रांजैक्शन होती है तो समझ जाना चाहिए कि ये जो देनदार हैं इनमें से इतना डूब चुका है तो बाकी का रियलाइज़ हो गया। तो आप यहाँ पर देख लें, 2,64,000 माइनस का 48,000 रुपीज़, ये आ गया 0,0061। 2,16,000 रुपये के आपके देनदार हैं जो रियलाइज़ हो गए हैं। और जब डेटर्स रियलाइज़ होते हैं आपको पता है कहाँ दिखाते हैं? रियलाइजेशन की क्रेडिट में। जब रियलाइजेशन की क्रेडिट में आएगा तो आप यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे आप? टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 2,16,000 रुपये। और यहाँ पर आपका क्या आएगा? बैंक अकाउंट। क्या आ जाएगा यहाँ पर? बैंक अकाउंट आपका आ जाएगा कितना? 2,16,000 रुपये। बताइए, क्लियर हो गई बात ये? तो ये थी आपकी सेकंड ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री डेटर्स वाली। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ चलता हूँ। तो देखिएगा थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहती है। यहाँ पर ये थर्ड ट्रांजैक्शन भी हम देख लेते हैं। ये लीजिए, ये भी थर्ड ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं, वही ऑक्शनर्स कमीशन वाली, ब्रोकर्स को जो हम कमीशन देते हैं। यहाँ देखिएगा, बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 5 लाख रुपए की और उसे बेचा 8 लाख रुपए में, और ब्रोकर को बेचा जिसने 2% कमीशन चार्ज करी। मैंने आपको बताया था डिसोल्यूशन में बुक वैल्यू मैटर नहीं करती, लाइबिलिटीज़ कितने में पे हुई या असेट्स कितने में रियलाइज़ हुई ये मैटर करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, बिल्डिंग की बुक वैल्यू तो 5 लाख रुपए दे रखी है, लेकिन वो सोल्ड कितने में हुई, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 8 लाख रुपए। तो वो बिल्डिंग जिसकी 5 लाख की बुक वैल्यू थी उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 8 लाख रुपए। यानी कि ये पैसा हमें रियलाइज़ होगा बिल्डिंग को बेचकर। लेकिन ये बिल्डिंग हमने किसी ब्रोकर के थ्रू सेल कराई और उस ब्रोकर ने ये कहा जी 2% की कमीशन चार्ज होगी। ठीक है भाई, ले लें। तो 8 लाख का आप क्या करेंगे? 2% कमीशन निकालेंगे। ये 2% कमीशन विल बी कंप्यूटेड, आंसर विल बी 16,000। कमीशन का अमाउंट कितना आ गया? 16,000 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या होता है
इस तरह की ट्रांजैक्शन में जहाँ पर बिल्डिंग, फर्नीचर या मशीन हम बेचते हैं ब्रोकर के थ्रू और उसकी कमीशन भी गिवन होती है, तो ऐसी सिचुएशन में दो एंट्रीज बनती हैं, एक तो बिल्डिंग को बेचने की, दूसरा कमीशन को पे करने की। लेकिन जहाँ पर कमीशन और ये मशीन को बेचा या बिल्डिंग को बेचा एक ही ट्रांजैक्शन में गिवन है, आपको एक ही एंट्री करनी चाहिए। आपको करना क्या है, लॉजिक सुनिए। पार्टनरशिप फर्म ने एक ब्रोकर को अपॉइंट करा, उससे कहा भाई हमारी बिल्डिंग बिकवा दो। ब्रोकर ने बिल्डिंग बिकवा दी 8 लाख रुपए में, 5 लाख वाली 8 लाख रुपए में बिकवा दी। ब्रोकर ने कहा कि जो भी जितने भी अमाउंट में बिकेगी उसका 2% में कमीशन लूँगा। तो पता चला 8 लाख रुपए हमारे पास आने हैं, किसके, बिल्डिंग का, जो बिल्डिंग हमने सोल्ड करी है, ये रही बिल्डिंग सोल्ड करी है। और हमारे पास से कमीशन के कितने रुपए जाने हैं, कमीशन के 16,000 रुपये जाने हैं। तो पता चला ब्रोकर जो हमें नेट अमाउंट देगा वो कितना देगा, 7,84,000 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जो हमें रियलाइज़ होगा बिल्डिंग को बेचकर। मैं इसे कह सकता हूँ नेट अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग को बेचकर जो नेट अमाउंट हमें रियलाइज़ हुआ 7,84,000 रुपये का, इसकी जर्नल एंट्री कर दीजिए। आपको पता है जब कोई असेट सेल होती है तो वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया, ये आपका 7,84,000 रुपीज़ ये आ गया, और यहाँ आ गया 7,84,000 रुपीज़। अब आप बात करिए फोर्थ ट्रांजैक्शन की, देखते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कहती है। मशीनरी, एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू 6 लाख रुपए की थी। एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू 6 लाख रुपए की थी, वो हमने क्रेडिटर को दी एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट। सवाल ये है यहाँ क्रेडिटर्स का तो अमाउंट पता नहीं, मतलब ये क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, ये रहे क्रेडिटर्स। इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने एक मशीनरी थी वो टेक ओवर कर ली। कि क्या कर ली, 6 लाख रुपए की मशीन टेक ओवर कर ली। आ गई बात समझ में, 20% के डिस्काउंट पर इन सेटलमेंट। अब यानी कि 20% के डिस्काउंट पर was given to a creditor at a discount of 20% in settlement। 20% के डिस्काउंट पर हमने क्रेडिटर्स को दे दिया 6 लाख वाली मशीन। आप चाहें तो यहाँ क्रेडिटर्स का अमाउंट निकाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर क्रेडिटर्स का अमाउंट निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये। तो 6 लाख की मशीन है, 20% के डिस्काउंट पर दी गई है इन सेटलमेंट। तो बेटा ये जब कोई मशीन कोई क्रेडिटर्स ले जाता है, हम उसकी तो एंट्री वैसे भी नहीं करते। मैंने जितने भी ये केसेस कराए थे आपको, जब कोई असेट्स कोई क्रेडिटर ले जाता है फुल सेटलमेंट में तो नो एंट्री होती है, लेकिन बाद के जो केसेस करे थे उसमें क्या था, उसमें हमें रिमेनिंग अमाउंट की हम क्या करते थे, एंट्री करते थे। अब यहाँ पर तो 6 लाख का आपका मशीन है, ठीक है, कितने का मशीन है, 6 लाख का मशीन है, और 20% के वाज गिवन टू अ क्रेडिटर एट। अब यहाँ हमें अमाउंट ही नहीं पता, अमाउंट नहीं पता, कोई बात नहीं, आप इसकी क्या करेंगे, नो एंट्री। क्या करेंगे, इसकी नो एंट्री करेंगे। अगर अमाउंट पता होता तो हम क्या करते, इसे वैसे ही कोरिलेट कर लेते जैसा मैंने बताया आपको। लास्ट ट्रांजैक्शन जो मेरी आती है यहाँ पर वो है इन्वेस्टमेंट, जिसकी बुक वैल्यू 40,000 थी, वो 150% पे रियलाइज़ हुआ। 150% निकाल लो 40,000 का, 150% अगर आप निकालोगे तो ये आपका आंसर आएगा 60,000 रुपये। तो 60,000 में आपका इन्वेस्टमेंट रियलाइज़ हुआ, तो ये भी एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आ जाएगी ये एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई, किसकी, इन्वेस्टमेंट को बेचने वाली।
लीजिए 60,000 रुपये में मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया। बताइए क्लियर हो गई बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमने कितनी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री, फर्स्ट सेकंड 2 ट्रांजैक्शन की इस पेज पर जर्नल एंट्रीज हैं और इस पेज पर हैं 3 ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज। क्लियर है। 4th ट्रांजैक्शन में आप लिख देना नो एंट्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये भी आपका कंप्लीट हो गया।